तो दोस्तों एक बार फिर आप सभी का यूपीएससी प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज ज्योग्राफी में स्वागत है, जिसमें हम आज है ज्योग्राफी का टेस्ट नंबर 12 और इन टॉपिक को हम कवर कर रहे हैं टेस्ट नंबर 3 में। इसके पहले 2 टेस्ट हो चुके हैं, लगभग 200 क्वेश्चन के टेस्ट हो चुके हैं, जिनकी सेपरेट पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर हिंदी और इंग्लिश में आपको व्याख्या के साथ हमने अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दी है। ठीक है, तो बात करें इसका पार्ट 2 है। इसमें आज हम क्वेश्चन नंबर 21 से 40 तक देखेंगे। और बात करें तो सभी सब्जेक्ट की जो टेस्ट सीरीज चल रही है इसमें 5 से 6 हज़ार क्वेश्चन होंगे और उसमें फुल रिवीजन एनालिसिस के साथ बैक ईयर के क्वेश्चन पेपर भी शामिल किए गए हैं, जिसमें लगभग अभी तक बात करें तो 900 के करीब क्वेश्चन होने वाले हैं जो हम टेस्ट दे चुके हैं। इसके अलावा ज्योग्राफी की इस प्रीलिम्स स्पेशल जो है रिवीजन सीरीज भी स्टार्ट है। इन सब की आपको इन्फॉर्मेशन हमारे टेलीग्राम चैनल पर और उसकी पीडीएफ भी हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिलेगी हर टेस्ट की। आप यहाँ से स्कैन कर सकते हैं या फिर सर्च कर सकते हैं, आपको वहाँ ज्वाइन कर लेना है और सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। अगर आपको टेस्ट थोड़ा सा भी पसंद आ रहा हो तो चैनल को शेयर कीजिए। आप लोग देखते हैं वीडियो लेकिन लाइक नहीं करते, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिए अगर आपको पसंद आता है। अगर आप अपडेटेड रहना चाहते हैं तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि ये टेस्ट आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंस हो सकता है, क्योंकि क्वेश्चन मिलते जुलते सेलेक्ट किए गए हैं आपके एग्ज़ाम को देखते हुए। और इसमें आपको जो है एग्ज़ाम में सॉल्व करने के तरीके भी पता चलेंगे, कैसे एलिमिनेशन मेथड से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसे कि देखें, बात करें आज क्वेश्चन नंबर 21 की। अब इसने क्या पूछा है, एल नीनो को सामान्यतः भारत में मानसूनी वर्षा को कम करने के लिए जाना जाता है। ऑप्शन 2, ला लीना उत्तर पूर्वी मानसून साथ मिलकर वर्षा पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। ऑप्शन 3, तिब्बत के पठार में शीत ऋतु के दौरान होने वाली भारी वर्षा आकस्मिक रूप से भारत में मानसून ऋतु के दौरान होने वाली वर्षा की मात्रा को बढ़ा देती है। तो एल नीनो ला लीनो का सेपरेट मैंने पीडीएफ अपने टेलीग्राम पर दे दिया है। हालांकि अगर आपको ला लीना एल नीनो के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप इस क्वेश्चन को कर लेंगे। तो अगर बात करें इसमें ऑप्शन नंबर 1 और 2 की, तो एल नीनो और ला लीना दोनों जो है प्रशांत महासागर में घटित होने वाली घटनाएं हैं। ठीक है, और दोनों जब घटित होती हैं तो उनके फलस्वरूप क्या होता है, भारत के मानसून के लिए ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। और इसी के साथ क्या होता है, इनके घटित होने पर जो है इकोनॉमी पर भी इनका प्रभाव पड़ता है। अगर बात करें एल नीनो की, एल नीनो जो है हर साल नहीं आता है। सामान्यतः क्या होता है, सामान्यतः ये 5 वर्ष से 7 वर्ष के लगभग अंतराल पर आता है। और एल नीनो जब आता है तो भारतीय मानसून को क्या करता है, नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। यानी एल नीनो अगर मजबूत हुआ तो उसमें भारतीय मानसून को नकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा। मतलब क्या है, मानसूनी वर्षा को अवरुद्ध कर देता है। क्यों अवरुद्ध कर देता है उसकी बात करें तो मैं आपको इस फिगर से समझाते हैं। जैसे ये यहाँ से देखिए, ये है हिंद महासागर। ठीक है, तो भारत में मानसून जब साउथ वेस्ट मानसून आता है तो उसके लिए क्या चाहिए, यहाँ पर जो है हाई प्रेशर डेवलप रहना चाहिए। ठीक है, तो जब ये नॉर्मल ईयर में क्या होता है, जब साउथ वेस्ट मानसून होता है तो यहाँ पर हाई प्रेशर डेवलप रहना चाहिए। लेकिन जब एल नीनो का काल होता है, एल नीनो का टाइम होता है, तब फिर क्या होता है, इधर क्या होता है, सामान्य से जो है नॉर्मल ईयर में देखिए, इधर जो है पेरू का तट जो है ठंडा है और हवाएं क्या चल रही है, ठंडे से यानी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चल रही हैं। ठीक है, यानी इसके कारण जो है यहाँ पर बारिश हो रही है। लेकिन जब क्या होगा, एल नीनो के टाइम में क्या होगा, पेरू का तट जो है औसत जो है तापमान इसका बढ़ जाएगा, टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, तो बारिश यहाँ स्टार्ट हो जाती है। तो कुल मिलाकर सिंपल कॉन्सेप्ट में जो है भारतीय मानसून को जो है वो प्रभावित करती हैं। तो आपको इसके नकारात्मक प्रभाव को ध्यान रखना है कि एल नीनो के आने से भारतीय मानसून पर नकारात्मक प्रभाव ही पड़ता है, वो मानसून को अवरुद्ध कर देती है। और इससे क्या होता है, देश के कई हिस्सों में सूखे का कारण बनता है, जिससे जो है विभिन्न आर्थिक
संकेतक, जैसे अगर सूखे का कारण बनेगा, फूड इन्फ्लेशन जैसे कई स्थितियाँ जो है प्रभाव में आ जाती। अगर वहीं ला लीना की बात करें तो इससे क्या होता है, तो इसके इसके कारण क्या होता है। ला लीना देखिए ये है, नॉर्मल ईयर में क्या होता है, कोल्ड रहता है, यहाँ पर हॉट है, ठीक है, यहाँ पर बारिश होती है। तो इसमें क्या होता है, जो तापमान में गिरा होती है नॉर्मल से, क्या होता है अधिक ठंडा हो जाता है। इससे क्या होता है, दक्षिण पश्चिमी मानसून से जुड़ी वर्षा को क्या करती है, ला लीना जब आती है तो बढ़ा देती है। तो इसमें क्या होता है, अपनी समान स्थिति से उत्तर की दिशा में बने रहते हैं। इसके अलावा बताएं, इस सिस्टम से क्या होता है, पश्चिम की ओर बढ़ने के बजाय क्या करती है, वापस जो है लौटती है। तो इसलिए क्या करेंगे, तमिलनाडु जैसे दक्षिणी क्षेत्रों में अधिक वर्षा नहीं होती है। ठीक है, कुल मिलाकर इसमें जो एक ऑप्शन 1 और 2 दिया गया है वो दोनों सही है। यानी ला लीनो जो होता है उत्तर पूर्वी मानसून के साथ मिलकर वर्षा पर नकारात्मक प्रभाव डालती हैं, और एल नीनो समानता भारतीय मानसून वर्षा को कम करने या अवरुद्ध करने के लिए जाना जाता है। ठीक है, ऑप्शन 3 की बात करें तो ऑप्शन 3 जो है गलत है। यानी शीत ऋतु में तिब्बती पठार में अधिक हिमपात होता है। ठीक है, शीत ऋतु में क्या होता है, जब यहाँ पर अधिक हिमपात होता है, नहीं बर्फबारी होती है, तो उससे क्या होगा, तो ऐसा सामान्यतः देखा जाता है भारत में जो मानसून अत्यधिक कमज़ोर पड़ जाता है। तो इस घटना में क्या होता है, उष्णकटिबंधीय जो पूर्वी जेट स्ट्रीम होती है उसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है। अगर सीधे शब्दों में आपको समझाए बिना टेक्निकल किसी भाषा के, तो जब तिब्बती पठार पर बर्फ़ का मोटा जो है आपको आवरण देखने को मिलता है, तो उसमें क्या होता है, मजबूत लो प्रेशर की स्थिति जो होती है के विकास को वो रोकता है, यानी हाई प्रेशर डेवलप हो जाता है। इससे क्या होता है, ये वर्षा की मात्रा को बढ़ाती नहीं है बल्कि वो अवरुद्ध कर देती है। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, यानी 1 और 2 सही होगा, यानी ऑप्शन बी। तो ये कुछ कंडीशन है, ये आप देख लीजिएगा। इसके अलावा ये नेक्स्ट फिगर है, अब कैसे देखेंगे, तो जब इसमें देखिए ये वार्मर हो जाता है तो इसमें क्या होता है, वार्मर का मतलब क्या होता है, ये देखिए एक प्रक्रिया होती है। आपने अप वेलिंग और डाउन वेलिंग की करंट के बारे में सुना होगा। तो अप वेलिंग डाउन वेलिंग का करंट जो होता है यही होता है, यानी अगर इधर से जो है हवाएं आ रही हैं तो जल को लेके आ रही हैं गर्म हवाएं, तो इधर क्या हो रहा है, ठंडी हवाएं इधर नीचे से सतह से होकर इधर जा रही हैं। तो अप वेलिंग डाउन वेलिंग करंट का जो है एल नीनो इवेंट से जो है संबंध रहता है। तो आपको इसको भी कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए। ठीक है, बात करें क्वेश्चन नंबर 22 की, तो भारत में रेड सॉइल के संबंध में निम्नलिखित कथन में कौन सा सही है। इन्हें इसमें सामान्य तौर पर नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी होती है। ऑप्शन 2, वे प्राचीन क्रिस्टलीय ग्रेनाइट चट्टानों के अपक्षय के कारण बनती हैं। ऑप्शन 3 है, इस मिट्टी पर चावल और दालें उगाई जा सकती हैं किंतु इस मिट्टी पर कपास नहीं उगाया जा सकता। ऑप्शन 4, वे भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में लगभग 40% भाग में फैला मतलब मिलते हैं। तो आपको बताना रेड सॉइल के बारे में क्या सही है। तो इसमें देखेंगे रेड सॉइल के बारे में जो दिया है, ऑप्शन 1 दिया है और ऑप्शन 2 वो सही है, यानी नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी मिलती है। और इसके अलावा बताएं, और इसमें अगर नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी मिलती है तो रेड सॉइल रेड क्यों है, इसमें किसकी मात्रा ज़्यादा पाई जाती है, तो उसमें देखेंगे पोटास की, और इसके अलावा देखेंगे पोटेशियम से काफ़ी समृद्ध होते हैं, यानी नाइट्रोजन और ह्यूमस की मात्रा के इसमें कमी पाई जाती है। तो ऑप्शन 1 और 2 जो है सही हैं, यानी ग्रेनाइट के चट्टानों के अपक्षय से बनते हैं। 3 की बात करें तो ऑप्शन 3 जो है इससे संबंधित नहीं है। ठीक है, यानी इस मिट्टी में क्या चावल और दालें उगाई जा सकती है किंतु इस मिट्टी में कपास नहीं उगाया जा सकता। यानी अगर रेड सॉइल की बात करें तो उर्वरक और सिंचाई तकनीकों के उचित उपयोग से क्या इसमें कपास भी, गेहूं, चावल, दाल, बाजरा, तंबाकू, तिलहन, आलू, फलों की अच्छी उपज की जा सकती है। और जैसा कि मैंने बताया कि इसमें जो है नाइट्रोजन और ह्यूमस नहीं पाया जाता है, कमी होती, पोटास और पोटेशियम पाया जाता है। और रेड का कलर, इसका रेड होने के कारण इसमें क्या होता है, इसमें क्या पाया जाता है, आयरन के ऑक्साइड पाए जाते हैं। ठीक है, आयरन के ऑक्साइड पाया जाता है, इस कारण इसका कलर लाल होता है। तो इस प्रकार ऑप्शन 3 गलत हो गया। ऑप्शन 4 की बात करें तो ऑप्शन 4 जो है गलत है, यानी कुल
देश भर के कुल एरिया की बात करें तो लगभग जो है 10.6% पर ही जो है आपको ये रेड सॉइल मिलेगी, यानी ऑप्शन 1 और 2 सही है। ये रेड सॉइल का एरिया है। कहाँ का रेड सॉइल पाई जाती है? अभी एक ह्यूमस सॉरी अभी एक ह्यूमस वर्ड आया था, तो ह्यूमस वर्ड का संबंध किससे है? तो ह्यूमस की मात्रा आपको जो है, ह्यूमस जितना अधिक होगा उतनी उर्वरता ज़्यादा होगी, यानी मिट्टी के गाढ़ेपन से जो है आपको ह्यूमस की मात्रा का पता, यानी जिस उसमें ऑर्गेनिक मैटर हैं वो कितना उसमें स्टेबल हैं, उसको ह्यूमस की जो है उसका ह्यूमस की मात्रा को निर्धारित करते हैं। ठीक है। अब ये एक इन्फॉर्मेशन और देख लीजिएगा, सॉइल कैसे बनती है, इससे आपको पता चल जाएगा। यानी इस सतह हम देखिए ह्यूमस की मात्रा में जहाँ और जी इन फलों का जो है डिकम्पोजिशन हो रहा है, जहाँ पर आपको एक्टिव जो है ऑर्गेनिक जो कीड़े मकोड़े मिल जाएंगे। और ये सब कहाँ मिलेंगे? ठंडे प्रदेशों में आपको एक्टिव डिकम्पोज करने के लिए एक्टिव कीड़े मकोड़े थोड़ी मिलेंगे, ये कहाँ मिलेंगे? जो है गर्म प्रदेशों में मिलेंगे। तो यहाँ पर जो है ह्यूमस की मात्रा आपको ज़्यादा मिलेगी, मिट्टी की उर्वरता आपको ज़्यादा मिलेगी। वहीं ठंडे प्रदेशों में जाएंगे तो वहाँ पर ह्यूमस की मात्रा कम है, यानी आप जैसे भूमध्य रेखा से ध्रुव की तरफ जाएंगे तो ह्यूमस की मात्रा में कमी आएगी। कुल मिलाकर आपको सिंपल कॉन्सेप्ट यही ध्यान रखना है। ये सॉइल का क्लासिफिकेशन है, आपको अगर देखना हो तो देख लीजिएगा, यहाँ से पीडीएफ आपको दे देंगे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। इसमें क्या पूछा है? विशेषता दी गई है वृक्ष की। यह पर्णपाती पेड़ है जिसे लाल रेशम कपास का पेड़ भी कहा जाता है, जिसका उपयोग संस्कृति और भौगोलिक सीमाओं के जाति औषधि गुणों के लिए किया जाता है। इसके नाम पर भारत के एक बायोस्फीयर रिजर्व का नाम पड़ा है, क्योंकि इस रिजर्व में के अंदर इसकी प्रचुरता है। उपरोक्त अंश में से उल्लेखित वृक्ष का नाम बताइए। तो आपने सेमुल का पेड़, यानी बॉम्बैक्स सेड़बा जिसे कहते हैं, यानी सेमुल, ये सेमुल है। और ये जो है आर्द्र पर्णपाती जंगल में पाया जाता है। ठीक है। मालाबार के रेशमी सूती वृक्ष जो है भी कहा जाता है इसके। ठीक है। ये कहाँ मिलते हैं? राजस्थान में भील ट्राइब जो है से लेकर मणिपुर के मेटी समुदाय के खुमान कबीले तक जो है कई आदिवासी समुदाय इसे औषधि गुणों के कारण सेमल का सेवन करते हैं, और जबकि अन्य लोग इसकी पूजा करते हैं। इसके अलावा इसी के नाम पर देखेंगे तो सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान का नाम जो है इसी पेड़ के नाम पर पड़ा है। ठीक है। जो कहाँ पे है? उड़ीसा। तो इस प्रकार इसका जो है संबंध देखेंगे तो सेमुल का पेड़ है। और ये कहाँ पाया जाता है? हिमालय के तलछटी और प्रायद्वीपीय के नम क्षेत्रों के साथ उड़ीसा पश्चिम बंगाल राज्यों में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 को देखें। निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1 हरियाणा, ऑप्शन 2 राजस्थान, ऑप्शन 3 गुजरात, ऑप्शन 4 आंध्र प्रदेश। आपको प्राकृतिक रूप से कांटेदार झाड़ियाँ वन कहाँ मिलेंगे? ठीक है, इसमें बताना है। तो प्राकृतिक रूप से आपको कांटेदार वन झाड़ियाँ कहाँ मिलेंगे? कांटेदार वन झाड़ियाँ आपको पता है राजस्थान गुजरात की सीमा के, और इधर हरियाणा। इसके अलावा बात करें आंध्र प्रदेश, तो यहाँ पर जो है आपको थॉर्नी स्क्रब फॉरेस्ट मिलेंगे, यानी इसमें चारों ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। 25 में क्या पूछा है? डोलोमाइट पाउडर कभी कभी कृषि भूमि में भी डाला जाता है, इसे डालने का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन 1 मिट्टी में पीएच का मान बढ़ना, ऑप्शन बी मिट्टी के पीएच मान को कम करना, ऑप्शन सी मिट्टी की जैवता को समृद्ध करना, ऑप्शन डी मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ाना। तो डोलोमाइट क्या है? डोलोमाइट एक प्रकार का जो है चूना पत्थर है जो पौधों को मूल्यवान पोषक तत्व प्रदान करता है। तो इसी कारण देखेंगे कभी कभी क्या होता है, डोलोमाइट को जो है मिट्टी के जो है पीएच मान को बढ़ाने के लिए डाला जाता है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 26 को देखते हैं। 26 में क्या पूछा है? निम्नलिखित में राष्ट्रीय उद्यानों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1
कैम्पबेल वे राष्ट्रीय उद्यान ऑप्शन 2, गूगामल राष्ट्रीय उद्यान ऑप्शन 3, दांदेली अंसी राष्ट्रीय उद्यान ऑप्शन 4, मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान। उपरोक्त में से किस राष्ट्रीय उद्यान में आपको प्राकृतिक रूप से अबुनास महोगनी के पेड़ मिलते हैं? ठीक है, यानी आपने अगर वर्ल्ड क्लाइमेटिक जोन में आपने जो है अगर उसको अगर रीजनल लेवल पे देखा होगा या वर्ल्ड लेवल पे देखा होगा तो उसमें एक आया होगा जो है भूमध्य रेखी जलवायु प्रदेश। ठीक है, या विषुवत रेखी जलवायु प्रदेश। तो ऐसी जगह भी ये वनस्पतियाँ पाई जाती हैं महोगनी अबुनास की। ठीक है, इसके अलावा अगर इन 4 ऑप्शनों की बात करें तो इन 4 ऑप्शनों में जो है कहाँ कहाँ मिलेंगे, तो इसमें देखेंगे 1 और 3 यानी कैंपेबल वे राष्ट्रीय उद्यान और दांडेली अंसी राष्ट्रीय उद्यान में आपको अबुनास और महोगनी के पेड़ मिलेंगे। ठीक है, और ये सदाबहार वनों में पाए जाने वाले जो है बहुत ज़्यादा कठोर जो है लकड़ी के वृक्ष होते हैं। और ये दांदेली अंसी जो की बात कर रहे हैं, ये कहाँ है? पश्चिमी घाट में देखेंगे, पश्चिमी घाट में जो है कर्नाटक में स्थित है। इसके अलावा बात करें तो कैम्पबेल बे जो है ग्रेट निकोबार में स्थित है। ठीक है, अगर बात करें लोकेशन की 2 और 3 की तो मुकुंदरा जो है कहाँ है? राजस्थान में, और गूगामल जो है एमपी महाराष्ट्र में। भारत के शुष्क जो है पर्णपाती वनस्पति, यानी इन दोनों में क्या शुष्क जो है पर्णपाती वन पाए जाते हैं ये, और ये जो पूछ रहा है महोगनी और अबुनास, ये किसके हैं? सदाबहार वन के उदाहरण हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की। तटीय और शुष्क क्षेत्रों में मिट्टी के कटाव की जांच के लिए निम्नलिखित में कौन सी विधि सबसे उपयुक्त है? ऑप्शन 1 समोच्चरेखी बांधकरण यानी कुंटूर बॉन्डिंग की बात कर रहा है। ऑप्शन बी आश्रय मेखला, ऑप्शन सी समोच्च जुताई, ऑप्शन डी रोधी बांध या फिर चेक डैम की बात कर रहा है। तो आपको बताना है तटीय और शुष्क क्षेत्रों में मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए सबसे उपयुक्त विधि क्या है। तो इसमें बात करें सबसे उपयुक्त विधि की बात करें तो सबसे उपयुक्त विधि जो है इसमें शेल्टर बेल्ट्स बनाना है, यानी आश्रय मेखला बनाना है। यानी सामान्य तौर पर जो शेल्टर बेल्ट की बात कर रहे हैं वो तटीय क्षेत्रों को उच्च वेग से आने वाली जो हवाएं आती हैं उनको बचाने के लिए, सुनामी के कारण होने वाली तबाही से बचाने के लिए पेड़ों और झाड़ियों से वनस्पति की झाड़ियाँ यह मिक्स होती हैं। ठीक है, उदाहरण की बात करें सुंदरवन पश्चिम बंगाल में प्राकृतिक आश्रय के रूप में कार्य करता है जो विभिन्न चक्रवातों से बनाता है। ठीक है, तो इस प्रकार देखेंगे इनके लगाने से क्या होता है, जो शेल्टर बेल्ट के लगाने से रेत बांधने का काम करते हैं ये। ठीक है, तो इसका संबंध आश्रय मेखला से होगा। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं, इसमें क्या पूछा है? इसमें पूछा है ट्रॉपिकल मॉइस्ट डिसिडियस फॉरेस्ट यानी उष्णकटिबंधीय नम्र पर्णपाती वनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही? ऑप्शन 1 है ये वृक्ष प्रतिवर्ष पतझड़ के मौसम में अपने पत्ते गिरा देते हैं। ऑप्शन 2 भारत में इन वनों को आच्छादित कुल क्षेत्रफल समुद्र तटीय और दलदली वनों के द्वारा आच्छादित क्षेत्रों से बहुत अधिक होता है। ऑप्शन 3 भारत में दक्षिण पश्चिमी मानसून या पूर्वोत्तर मानसून दोनों ही अपने विकास को प्रभावित करते हैं। कौन सा आंसर सही है? तो अगर ऑप्शन 1 की बात करें जो ट्रॉपिकल मॉइस्ट डिसिडियस फॉरेस्ट की बात कर रहा है यानी उष्णकटिबंधीय नम्र पर्णपाती वन की बात कर रहा है, तो जो यानी मॉइस्ट जो पर्णपाती वन होते हैं ये उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां पर देखेंगे 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच जो है वर्षा का रिकॉर्ड होता है, जहां पर्याप्त नमी उपलब्ध नहीं होती। ठीक है, और वो गर्मियों की शुरुआत में पत्ते गिरा देते हैं, और इस प्रक्रिया को जो पत्ते गिराते हैं उस प्रक्रिया को किस रूप में जाना जाता है? उसे एब्सकन कहते हैं, यानी विगलन के रूप में जाना जाता है। उन्हें मानसून वन भी कहा जाता है। तो इस प्रकार ऑप्शन 1 जो है
गलत है। पतझड़ के मौसम में अपने पत्ते नहीं गिराते हैं, यानी शरद ऋतु गर्मियों और सर्दियों के बीच के मौसम जो होता है उसमें जो है अपने पौधे जो है पत्ते गिराते हैं। ऑप्शन 2 की बात करें, ऑप्शन 2 सही है। ठीक है, भारत में इन वन से आच्छादित कुल क्षेत्र समुद्र तटीय और दलदली वनों द्वारा आच्छादित से बहुत अधिक है। ऑप्शन 3 की बात करें, 3 भी सही है। भारत में दक्षिण पश्चिमी मानसून और पूर्वोत्तर मानसून दोनों ही के विकास को जो है प्रभावित करते हैं। तो इस प्रकार इसमें जो है क्या सही है, 2 और 3, तो सही पूछा है ना, ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। 29 में क्या पूछा है, भारत के निम्नलिखित में से कौन से राज्य प्राकृतिक गैस को पुनर्प्राप्ति वाले भंडार हैं, यानी रिकवरेबल रिजर्व ऑफ नेचुरल। तो नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश। सही उत्तर आपको बताना है। तो इसमें सभी जो है सुमेलित हैं, सभी सुमेलित यानी प्राकृतिक गैस, जिसे जीवाश्म गैस और कभी कभी केवल गैस भी कहा जाता है, प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली हाइड्रोकार्बन गैस का मिश्रण है, जिसमें प्रमुख रूप से मीथेन होती है और इसमें विभिन्न मात्रा में अन्य जो है एल्केन, कभी कभी कुछ मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, हीलियम भी होता है। जब पृथ्वी की सतह के नीचे लाखों वर्ष तक हाई टेम्परेचर और प्रेशर पर जो है जब पौधे और जंतुओं के अवशेष दबे रहते हैं तब जो है इनका निर्माण होता है। ठीक है, तो इस प्रकार देखेंगे भारत में जो है निम्नलिखित में से जो राज्यों को गैस के पुनर्प्राप्ति वाले भंडार की बात करें तो नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश दोनों में है। तो ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 30 को देखते हैं। 30 में क्या पूछा है, निम्नलिखित खनिजों पर विचार कीजिए, कौन से जो इन 6 खनिजों में कौन से प्रकृति में धात्विक है, यानी मेटेलिक है नेचर में। तो आपको पता है खनिज 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं जिसमें लोहे की मात्रा पाई जाती है, उन्हें क्या कहते हैं, धात्विक। एक होते हैं जिसमें लोहे की मात्रा नहीं पाई जाती, उन्हें क्या कहते हैं, अधात्विक, यानी फेरस। और एक होते हैं नॉन फेरस। फेरस में क्या आता है, जिसमें लोहे की मात्रा पाई जाती है, क्रोमाइट, मैग्नीज, पायराइट, टंगस्टन, निकेल, कोबाल्ट। और अलौह क्या होते हैं, सोना, चांदी, कॉपर, सीसा, बॉक्साइट, मैग्नीशियम, टिन। तो इस प्रकार देखेंगे इसमें कुल मिलाकर देखेंगे ऑप्शन बी जो है सही है, यानी 4 जो है वो प्रकृति में धात्विक नहीं होते हैं। ठीक है, ये किस में आते हैं, नॉन फेरस में आते हैं। तो इसमें क्या पूछा, प्रकृति में जो धात्विक होते हैं उनकी बात कर रहा है ना। तो इस प्रकार 1, 2, 3, 5 और 6 भी जो है अधात्विक है, यानी 4 और 5 जो है इसमें शामिल नहीं है, बाकी जो है धात्विक में है। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करें। 31 में क्या पूछा है, लिमोनाइट, सिंडेराइट और लोस्टोन भारत में कभी कभी खनन के संदर्भ में उल्लेखित होते हैं, यह किसके अयस्क हैं। तो आपको बताना है ये किसके अयस्क है। तो आपको अभी मैंने कुछ नाम लिए थे, तो आप इस प्रकार ये लौह के अयस्क हैं। ठीक है, तो लोहे का खनन जो है लौह अयस्क के रूप में किया जाता है। विभिन्न प्रकार के लौह अयस्क में लोहे की मात्रा अलग अलग होती है। जैसे अगर बात करें हेमेटाइट में जो है शुद्ध लोहा कितना जो है लगभग जो है 60 से 70% मिलता है। और उसके वितरण की बात करें, हेमेटाइट लोहा कहाँ कहाँ पाया जाता है भारत में, तो आप देखेंगे उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और गोवा। ठीक है, इसके अलावा बात करें कुड़प्पा चट्टान श्रृंखला धारवाड़ श्रृंखला में विकसित हुआ है। अगर मैग्नेटाइट की बात करें तो मैग्नेटाइट में जो हेमेटाइट की तुलना में लोहे की मात्रा अधिक होती है। ठीक है, इसमें 60-70% और जो अगर हेमेटाइट की बात करें हेमेटाइट में 60-70% और मैग्नेटाइट की बात करें तो मैग्नेटाइट में लगभग जो है 70-75% जो है आपको आयरन मिलेगा।
ठीक है। और लिमोनाइट की बात करें, इसमें 40 से जो है 60% जो है आपको लोहा मिलेगा। सिंडेराइट में 40% से कम भी लोहा मिलता है। तो कुल मिलाकर जो है इसमें ये जो चारों हैं ये लोहे के जो हैं खनन के संदर्भ में संदर्भित होते हैं। सबसे उच्च कोटि का जो लोहा आपको ध्यान रखना है कौन सा है, मैग्नेटाइट, उसके बाद हेमेटाइट, उसके बाद लिमोटाइट, उसके बाद सिंडेराइट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 में देखते हैं क्या पूछा है। निम्नलिखित में कौन से खनिज उड़ीसा राज्य में प्राकृतिक रूप में पाए जाते हैं। लौह अयस्क, मैग्नीज, क्रोमियम, बॉक्साइट। तो उड़ीसा राज्य में प्राकृतिक रूप में जो है ये चारों पाए जाते हैं। ठीक है। और भारत में उड़ीसा राज्य में लौह अयस्क यानी आयरन ओर और क्रोमाइट के सबसे बड़े भंडार पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में देखते क्या पूछा है। भारत में एक से अधिक राज्यों में हीरे के क्षेत्र मिलते हैं। ऑप्शन 2, भारत में एक से अधिक राज्यों में हीरो के व्यावसायिक रूप से खनन किया जाता है। ऑप्शन 3 की बात करें, अब तक भारत में हीरे को काटने वाले उद्योगों को बिना काटे हुए हीरो के आयात पर निर्भर थे, लेकिन अब भारत में हीरो के उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गया है। तो कौन सा कथन सही है। ठीक है। तो इसमें ऑप्शन 1 की बात करें ये तो सही है, यानी एक से अधिक राज्यों में हीरे के क्षेत्र हैं। अब एक से अधिक राज्यों की बात करें तो दक्षिण भारत की बात करें तो दक्षिण भारत में आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश का क्षेत्र है अनंतपुर और कुड़प्पा, गुंटूर, कृष्णा, महबूबनगर, कर्नूल जिला शामिल है। और मध्य भारत की बात करें तो एमपी में कहाँ, एमपी में पन्ना का क्षेत्र बहुत फेमस है। इसके अलावा बात करें रायपुर जिला, देहरादून, कोतवाली क्षेत्र, छत्तीसगढ़, बस्तर जिला की बात करें तो टोकापाल, दुगापाल, महानदी और गोदावरी घाटी के बीच की बात करें तो महानदी गोदावरी घाटी के बीच जो है मध्य प्रदेश के हिस्से की लगभग हिस्सेदारी की बात करें तो 90.18% है। जिसके बाद किसका है हिस्सेदारी, आंध्र प्रदेश का है 5.72%। उसके बाद छत्तीसगढ़ आता है, यानी सबसे ज़्यादा जो है एमपी, उसके बाद आंध्र प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़। ठीक है। और जहाँ तक व्यवसायिक की बात है तो बिना कटे हुए हीरो के आयात पर निर्भर है, क्योंकि भारत में मध्य प्रदेश के 2 उत्पादन स्थलों के अलावा कोई भी महत्वपूर्ण उत्पादन स्थल नहीं है। यहाँ होने वाले सीमित उत्पादन से क्या होता है, भारत में जो है हीरे को काटने और पॉलिश करने वाले उद्योग जो है अपर्याप्त हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो ऑप्शन 2 गलत है। ऑप्शन 3 की बात करें तो ऑप्शन 3 भी गलत है, यानी भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत 2 प्रमुख खनन क्षेत्र जो मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में अवस्थित है और जिसमें बात कर रहा है कि आयात पर निर्भर थे, लेकिन भारत में अब हीरो का उत्पादन आत्मनिर्भर हो गया है, ये बात गलत है। तो इस प्रकार इसमें ऑप्शन 1 सही है। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए। 34 में क्या पूछ रहा है, कुड़प्पा में इसके चूना पत्थर भंडार के लिए जाना जाता है। कुड़प्पा को ऑप्शन 2 स्वर्ण रेखा नदी को इसके स्वर्ण निक्षेप के लिए जाना जाता है। ऑप्शन 3 मैकाल श्रेणी में बॉक्साइट भंडार के लिए जाना जाता है। कौन सा कथन सही है। तो इसमें देखेंगे तीनों कथन सही है। ठीक है। तो ये कुछ मैप दिए गए हैं। तो आर्कियन रॉक सिस्टम किसके लिए जानते, कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूशन है, धारवाड़, कुड़प्पा। इंडस्ट्री जब आप लोग पढ़ते होंगे तो आपको ये मैप तो आपने नोट्स में बनाए ही होंगे। तो किसके लिए इंपॉर्टेंट है आपको यहाँ दे दिया गया, आप यहाँ से देख लीजिएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35। मोनाजाइट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये मोनाजाइट से रिलेटेड कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं। तो भारत में मोनाजाइट केवल जो है तटीय रेत में पाई जाती है। ऑप्शन 2, भारत में मोनाजाइट का खनन दुर्लभ पृथ्वी पदार्थों और थोरियम के निष्कर्षण के लिए किया जाता है। ऑप्शन 3, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश मोनाजाइट विविध भंडार पाए जाते हैं। ऑप्शन 4, उड़ीसा में मोनाजाइट के भंडार नहीं है। तो अगर ऑप्शन 1 की बात करें तो केवल तटीय रेत में पाई जाती है, तो ये गलत है। ठीक है। ऑप्शन 2 की बात करें तो ये खनन दुर्लभ पृथ्वी पदार्थ और थोरियम के निष्कर्षण से के लिए किया जाता है, तो ये बात सही है। यानी दुर्लभ पदार्थों में 17 तत्व शामिल होते हैं,
जो आपने एक आवर्त सारणी देखी होगी, केमिस्ट्री पढ़ा होगा, तो उसमें लिंथनम से शुरू होते हैं। इसमें स्कैंडिनेवियम, यट्रियम शामिल होते हैं। पृथ्वी की सतह पर पाए जाते हैं, लेकिन इनकी मात्रा इतनी नहीं कि खनन में आर्थिक रूप से लाभकारी हो। तो क्या होता है, विभिन्न प्रकार के दुर्लभ पृथ्वी तत्वों में विभिन्न मात्रा में थोरियम, यूरेनियम पाया जाता है। और दुर्लभ पृथ्वी तत्व के प्रमुख स्रोतों में क्या होता है, बेस्टिनसाइट और जिनोमाइट, मोनाजाइट शामिल है। मोनाजाइट जो है वो रेडियो एक्टिव तत्व होता है, इसलिए उसे बात करें थोरियम और यूरेनियम की उपस्थित मोनाजाइट में पाई जाती है, जो कभी कभी जो है प्लेसर डिपॉजिट में भी पाया जाता है। अगर बात करें कहाँ कहाँ इंडियम पाया जाता है मोनाजाइट, तो आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा, ठीक है। उसके बाद गुजरात, झारखंड, केरला, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल। तो इस प्रकार देखेंगे तो मोनाजाइट जो है तटीय इलाकों में नहीं, जो है नदियों और तट के रेतों में भी पाया जाता है। ऑप्शन 3 की बात करें, ऑप्शन 3 सही है, ठीक है। अभी मैंने बताया ऑप्शन 4 की बात करें, ऑप्शन 4 गलत है। यहाँ भी जो है मोनाजाइट के भंडार मिलते हैं, मैंने बताया उड़ीसा में मिलते हैं। उड़ीसा में लगभग 3.06% जो है आपको मोनाजाइट डिपोजिशन मिलेंगे। तो इस प्रकार इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी सही है, ठीक है। 2 और 3। तो ये डिपोजिशन वाले एरिया है, ये रेत से निकाला जाता है, ये कुछ इस तरह दिखता है रॉक। अब बात करें 36 की, एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात की गर्तिका यानी साइक्लोनिक आई, इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं। शांत और कम गर्म हवा का क्षेत्र होता है। ऑप्शन 2, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों में आमतौर पर बिजली जो यानी आकाशीय विद्युत नहीं होती है, ठीक है। तो इसमें आपको बताना है कौन सा कथन सही है। यानी आपने ट्रॉपिकल साइक्लोन की बात इसके बाद कई बार की है, नहीं गर्तिका की बात करें तो यानी आई की बात करें तो शांत और कम गर्म हवा वाला क्षेत्र होता है, ये तो बात सही है। यानी बहुत कम मात्रा में क्या होता है, कोई वर्षा इसमें नहीं होती, ये आई क्षेत्र है, ठीक है। यहाँ पर कोई वर्षा नहीं होती, कभी कभी नीला आकाश या तारे देखे जा सकते हैं। तो इस प्रकार ऑप्शन 1 सही है। ऑप्शन 2 की बात करें, ये भी सही है। तो इसमें ऑप्शन 1 और 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं, इसमें क्या पूछा है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस या पश्चिमी विक्षोभ के बारे में पूछा है। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है, पश्चिमी विक्षोभ उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट धाराओं के प्रभाव से उत्तर पश्चिमी भारत की ओर बढ़ते हैं। ऑप्शन 2, इन्हें आमतौर पर भूमध्य सागरी और अटलांटिक महासागर से क्या मिलती है, आर्द्रता मिलती है। ऑप्शन 3, यूक्रेन पर हाई प्रेशर और पश्चिमी विक्षोभ के गठन में मदद करता है। कौन सा कथन सही है। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है वो पश्चिमी जेट धारा और पश्चिमी हवाओं के प्रभाव से पूर्व की ओर उत्तर पश्चिमी भारत और पाकिस्तान की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। तो किसके प्रभाव से, पश्चिमी जेट धारा का प्रभाव से। तो ये गलत हो गया, एक जहां उसको एलिमिनेट कर दीजिए। अब ऑप्शन 2 की बात करें, ऑप्शन 2 सही है, यानी उससे आता भूमध्य सागर, अटलांटिक महासागर, कैस्पियन सी, काला सागर से भी नमी वो लेते हैं। ऑप्शन 3 की बात करें, ऑप्शन 3 भी सही है, यानी भूमध्य रेखा के आसपास जो है ठंडी हवा जो है हाई प्रेशर डेवलप होता है, जो उसका कारण क्या होता है, यूक्रेन और आसपास के क्षेत्रों से हाई प्रेशर कारण जो है पोलर एरिया से क्या होता है, भूमध्य रेखा की ओर जो है ठंडी हवाओं का प्रवेश होता है। तो इस प्रकार जो है 2 और 3 जो है सही है, यानी ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 38, तो ये देखिए एक आपको जो है कैसे फॉर्म होता है मेटेरियल सी से जो है डिस्टर्बेंस की, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, उसके बारे में दिया गया है। अब बात करेंगे ओमेगा ब्लॉक की। कौन सा कथन सही है। ऑप्शन 1, यह कम दाब वाला पैटर्न है जो जड़ धाराओं को अवरुद्ध और मोड़ देता है। ऑप्शन बी, ओमेगा ब्लॉक के कारण दक्षिण यूरोप और अफ्रीका से आने वाली ठंडी हवा उत्तर की ओर खींची जाती है। ऑप्शन सी, ओमेगा ब्लॉक बनने पर स्पेनिश फ्लम का निर्माण होता है। तो बताना है इसमें जो है कौन सा कथन सही है। अगर ऑप्शन 1 की बात करें, ऑप्शन 1 गलत है,
यानी ओमेगा ब्लॉक जो होता है यह एक उच्च दाब क्रम वाला जेट धाराओं को अवरुद्ध और मोड़ देता है। ठीक है, ये गलत हो गया। दो की बात करें तो दो भी गलत है। यानी जेट धारा पर क्या होता है, ओमेगा आकार की लहर मौजूद होती है जो यूरोप के ऊपर और दक्षिण यूरोप अफ्रीका के गर्म शुष्क हवा को उत्तर की ओर, जिससे तापमान में क्या होता है, सामान्य से अधिक हो जाता है। ऑप्शन सी की बात करें, सी सही है। यानी स्पेनिश प्लम का बनना जो है इसी कारण होता है, जिसमें क्या होता है, स्पेन से उत्तर की ओर और यूके की ओर बढ़ने वाली बहुत गर्म हवा ऊपर उठती है और तूफानी बादलों का निर्माण करती है और भारी वर्षा करती है। तो कुल मिलाकर ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 39 में एल नीनो के बारे में जो है उसके प्रभाव के बारे में विचार करना, जिससे पहले चर्चा किया था। इसका परिणाम क्या होता है, एल नीनो के इफेक्ट के बारे में ही क्वेश्चन आते हैं। इसका परिणाम ऑस्ट्रेलिया इंडोनेशिया में शुष्क परिस्थिति और जंगल में आग का रूप होता है। ऑप्शन दो होता है अटलांटिक महासागर, कैरिबियन सागर और मैक्सिको के खाड़ी के ऊपर कम तूफान वाले क्षेत्र बनता है। ऑप्शन तीन लक्षद्वीप मूंगों के यानी जो कोरल ब्लीचिंग की बात कर रहा है परिणाम है, यानी एल नीनो के कारण। तो एल नीनो का आने का मतलब क्या होता है, अभी मैंने दिखाया था, सामान्य से जो है टेम्परेचर जो है इधर हाई हो जाता है, सॉरी लो टेम्परेचर डेवलप हो जाता है, इधर जो है हाई हो जाता है टेम्परेचर। ठीक है, तो अगर इधर पेरू के तट पर हाई टेम्परेचर हो जाएगा तो यहाँ पर लो प्रेशर डेवलप हो जाता है, इधर जो है टेम्परेचर कम हो जाएगा तो यहाँ पर हाई प्रेशर डेवलप हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया की तरफ। तो क्या होता है, एल नीनो का परिणाम स्वरूप क्या होता है, पेरू में बाढ़ आती है, जबकि ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया के क्या होता है, यहाँ पर शुष्क स्थितियाँ हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया पर क्या होता है, यहाँ पर जो है हाई प्रेशर डेवलप होता है और बारिश होने के लिए क्या चाहिए, टेम्परेचर हाई चाहिए। ठीक है, तो इससे शुष्क जो है असमान शुष्क स्थितियाँ हो जाती हैं, जहाँ पर जंगल के आग को वो और भड़काती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन एक सही है। ऑप्शन दो की बात करें, ऑप्शन दो भी सही है। यानी जब एल नीनो का वर्ष होता है, यानी 5 से 7 वर्ष के दौरान जब एल नीनो का टाइम आता है, उसमें क्या होता है, अटलांटिक महासागर, कैरिबियन सागर, मैक्सिको खाड़ी के ऊपर जो है हवा के झोंके में वृद्धि के कारण कम तूफान बनते हैं और बढ़ी हुई पवन यानी जो विंड शीयर होती है उष्णकटिबंधीय तूफान को विकसित होने से रोकने में मदद करते हैं। ठीक है, और ऊपर कम तूफान का क्षेत्र बनता है, ये सही। ऑप्शन तीन की बात करें, ये भी सही है। यानी एल नीनो ईयर में क्या होता है, पश्चिमी हिंद महासागर समुद्री सतह का तापमान क्या होता है, बढ़ जाता है और उससे क्या होता है, कोरल ब्लीचिंग चालू हो जाती है। और इतने बड़े पैमाने की बात करें तो कोरल ब्लीचिंग 1998 में और हाल ही में जो है देखा गया था एल नीनो ईयर के कारण, उसके इफेक्ट कारण। तो इस प्रकार इसमें ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 40 की बात करें, इसमें क्या पूछा है, वॉकर सर्कुलेशन के बारे में पूछा है और वॉकर सर्कुलेशन या वॉकर शेल के बारे में। ऑप्शन एक, भूमध्य रेखीय प्रशांत महासागर में पश्चिम से पूर्व की ओर दाब प्रवणता के विकास के कारण वॉकर जो है सेल का निर्माण होता है। ऑप्शन दो, पेरू के लोग के लिए वर्ष भर वॉकर सर्कुलेशन फायदेमंद होता है। ऑप्शन तीन, ला नीना वॉकर सर्कुलेशन का एक मजबूत जो है चरण है। तो वॉकर सेल के बारे में आपको बताना है। तो वॉकर सेल क्या होता है, वॉकर सेल जो होता है वायु के सर्कुलेशन के लिए एक कन्वेक्शन जो है कोशिका होती है, जो भूमध्य रेखी और प्रशांत महासागर में पूर्व से पश्चिम की ओर दाब प्रवणता के विकास के कारण बनती है। ठीक है, तो ये जो सर्कुलेशन बन रहा है, यहाँ से वार्म एयर जो ऊपर उठ रही है और इधर देखेंगे ये जो कोल्ड एयर की तरफ ये जो सेल बन रहा है, ठीक है, यही वॉकर सेल है। अगर ना समझ में आ रहा हो तो ऑस्ट्रेलिया की तरफ ये है, लो प्रेशर है, टेम्परेचर ज़्यादा है, ऊपर उठ रही है हवाएं ट्रोपोपास तक, इधर आ रही हैं, इधर जो है ठंडी हुई तो क्या हुआ, यहाँ पर हाई प्रेशर बना, इधर लो प्रेशर बना, फिर हवाएं हाई प्रेशर लो प्रेशर की तरफ चली। तो
इधर नीचे फिर जो है हवाएं, जैसे लो प्रेशर गर्म है, ठंडी नीचे बैठेंगे तो क्या होगा, ठंडी हो जाएंगी, हाई प्रेशर बन जाएगा, फिर हवाएं, ये यही वॉकर सेल है। तो कुल मिलाकर जो मैंने समझाया, तो अगर आपको इसको समझ गए होंगे या फिगर देख कर समझ गए होंगे, तो ऑप्शन एक इस प्रकार से जो है सही है। ठीक है, यानी दाब प्रवणता के विकास का कारण, यानी दाब में अंतर, प्रेशर में अंतर जो होता है, हाई प्रेशर लो प्रेशर जो डेवलप होता है, उसके कारण जो है वॉकर सेल डेवलप होता है। ऑप्शन दो की बात करें तो वॉकर सेल से क्या होता है, उसके कारण पेरू तट पर जो है ठंडे पानी के ऊपर उठता है, जिसके परिणाम स्वरूप हाई प्रेशर, वायुमंडलीय स्थिरता और शुष्क मौसम होता है। साथ ही समुद्र के नीचे के पोषक तत्व क्या होते हैं, ऊपर उठते हैं, इस क्षेत्र में मछली पकड़ने की सुविधा मिलती है। ठीक है, तो इसके कारण क्या होता है, पेरू के लोगों के लिए फ़ायदेमंद होता है। जब एलिनो का टाइम होता है, उस दौरान क्या होता है, पानी के ऊपर उठने में रुकावट आती है, मछलियाँ जो है पोषक तत्व की कमी के कारण मर जाती हैं। यानी एलिनो ईयर की बात कर रहा है, और नॉर्मल ईयर में जो है पेरू के लिए फ़ायदेमंद है। ऑप्शन तीन की बात करें तो ला लीना जो है एल नीनो के विपरीत की घटना है, और वाकर जो सेल का सर्कुलेशन का एक मजबूत जो है चरण है। तो इस प्रकार ऑप्शन तीन भी सही है, तो इसमें जो है ऑप्शन डी सही होगा। तो दोस्तों ये रहा आज का हमारा जो है 40 क्वेश्चन तक का टारगेट पार्ट 2। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। अगर आपको चैनल थोड़ा सा भी पसंद आया हो टेस्ट, तो आप टेस्ट को लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपनी हेल्थ का ध्यान रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट में।